स्वागत है आप सभी लोगों का मैं यूट्यूब के परीक्षावास चैनल पे। ये हम लोगों का इंस्टाग्राम हैंडल और ये टेलीग्राम चैनल का बार है। आप इससे जो है स्कैन करके इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको सारे पीडीएफ्स और मिल जाएंगे हमारी सारी क्लासेस के। आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में, क्योंकि ये बजट आने वाला है। जैसे कि आपको पता है 1 फ़रवरी को बजट आ जाएगा, तो कम से कम आप लोगों को इसकी जानकारी हो कि फिस्कल पॉलिसी और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बजट क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके शुरुआत करते हैं आज। फिस्कल पॉलिसी, अब फिस्कल का मतलब होता है कि मतलब एक बास्केट है, एक मतलब आपकी टोकरी है जिसमें जो है सारी चीज़ें आपकी वो होती हैं। इसमें जो भी होगा गवर्नमेंट कहाँ पे कितना स्पेंड करती है, कैसे खर्चा करती है, उसके अलावा टैक्सेस कैसे वो कराए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी से आप देखते होंगे, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे एक मॉनेटरी पॉलिसी आपने टर्म सुना होगा और दूसरा ये फिस्कल पॉलिसी टर्म होता है। तो हम दोनों को अलग अलग बात करेंगे धीरे धीरे करके। पहले आज फिस्कल पॉलिसी का देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी में जितने भी गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर वगैरह देखते हैं वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कहाँ पे गवर्नमेंट, जैसे आप देखते होंगे हाईवे पे बनाती है खर्चा, हेल्थ पे खर्चा करती है, एजुकेशन पे खर्चा करती है, इन सारी चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। जैसे अभी आपने मुंबई का आपने वो सी लिंक वाला देखा है, इन सब चीज़ों पर जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी में देखी जाती हैं। साथ में टैक्सेस के थ्रू ही तो गवर्नमेंट पैसा लेती है हम लोगों से। फाइन्स हो गए, टैक्सेस हो गए, जैसे हम लोग सारे इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, हाउस टैक्स वगैरह हो गया है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सारी चीज़ें अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे आपका जीएसटी वगैरह है। तो ये सारे टैक्सेस से ही तो उनको रेवेन्यू मिलता है। जैसे हमको पैसा मिलता है जब हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो उससे हमको पैसा मिलता है। तो उसी तरीके से सरकार को कहाँ से पैसा मिलेगा? ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास एक खजाना है जो बस अपने आप ही भरता चला जा रहा है। वो भी तो कहीं ना कहीं से भरता है। तो वो कहाँ से भरता है? वो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उससे भरता है। फिस्कल पॉलिसी का क्या काम आता है? फिस्कल पॉलिसी ये सब चीज़ें बताता है कि हमें किस जगह पे कैसे एक्सपेंडिचर करना है और कैसे हमें कहाँ से कैसे पैसा मिल सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसे हम अपनी बात करें, अगर हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और हमारी सैलरी कम है, तो कैसे काम चलेगा? हम काम तो नहीं चला पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि लोन लेंगे, फिर लोन पे अच्छा खासा इंटरेस्ट वगैरह पे करेंगे। तो उसी तरीके से सरकार भी है। सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आता है? उसको पैसा कहाँ से? हमारे टैक्सेस से। और अगर उस टैक्सेस से ज़्यादा जो वो हमको मिल रहे हैं उससे ज़्यादा वो खर्चा कर देगी, तो कहाँ से? उसका तो डेफिसिट में चला जाएगा, कम हो जाएगा। फिर क्या करती है वो? बाहर की कंट्री से, बाहर के बैंक से, उन सब जगहों से लोन लेती है। अब उनको लोन भी तो चुकाना होगा, वो कहाँ से चुकाएंगे? क्या सोर्स ऑफ इनकम है उनकी? हमारे टैक्सेस। तो इसकी वजह से फिस्कल पॉलिसी इसलिए आई कि देखा जाए कि किस हिसाब से हमें कहाँ पे कैसे स्पेंड करना है और कैसे हमारे रेवेन्यू जनरेट होंगे। क्योंकि आने वाले साल का, जैसे हम लोगों को सैलरी मिलती है तो हमें पता है ना महीने की पहली तारीख आने वाली है तो हमें सैलरी आ जाएगी, तो पूरे महीने के खर्चे हम उस हिसाब से अपने डिज़ाइन करते हैं। इस हिसाब से, जैसे कई बार होता है ना, हमें साल के खर्चे हमें पता है कि इतने तो मिनिमम खर्चे, कि एजुकेशन में हमारे बच्चे के इतना जाएगा, हेल्थ के लिए अलग से निकाल के रखते हैं कि भैया थोड़ा बहुत हेल्थ के लिए भी खर्चा रहता है। कई लोगों के घर में जिनके परमानेंट दवाइयाँ ही चल रही हैं, डायबिटीज़ बीपी की, तो उनका एक अलग खर्चा है। रेंट के लिए इतना खर्चा, अगर अपने घर में रह रहे हो तो टैक्सेस वगैरह पे देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक अनुमान पहले से लगा लेते हो कि ये खर्चे हैं हमारे। उसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी में भी जो गवर्नमेंट है वो पहले से अनुमान लगाती है कि हमें कितना पैसा मिल जाएगा। हम जो जितना साल भर पिछले साल पे आपको पैसा मिला है उसी हिसाब से आप अनुमान लगा लेते हो कि आपको आने वाले सालों में कितना पैसा मिलता चला जाएगा। तो कितना पैसा मिलेगा उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ खर्चा करना है, कितना हमें अपने एजुकेशन में देना है, कितना हेल्थ में देना है, कितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में देना है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा देना है, तो वो हम पूरा डिज़ाइन करते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी एक ज़रिया है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। अब इसमें भी जैसे लिखा है, इट इज़ अ टूल जैसे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय एंड मैनेज एक्टिविटीज़ एंड अचीव वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर फिस्कल पॉलिसी से क्या है, हमारा जितना भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उन सब चीज़ों को देखा जाता है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो सब चीज़ें कैसे होंगी? जहाँ जहाँ हम जैसे जैसे खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा, हमारा जिस हिसाब से हम लोग का एजुकेशन सेक्टर अच्छा बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर अच्छा बढ़ेगा, सारे सेक्टर्स हमारे जितने हैं वो अच्छे उन्नति करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी सब चीज़ों की। जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हटेगा, क्योंकि भाई अगर कहीं हम डेवलपमेंट करें, कुछ है सारी चीज़ें करें, तो हमें अपने ये भी तो देखना पड़ता है। हमने पिछली क्लास में ऐसे क्या देखा था, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ वगैरह देखी थी। उसमें क्या चीज़ थी, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत कम होता है। तो
अनएम्प्लॉयमेंट वाली सारी चीज़ें हम किसके थ्रू देखेंगे, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, कि हम अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जिससे इन्फ्लेशन भी हमारा कंट्रोल में रहे और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होती चली जाए। तो उस तरीके से हम रेवेन्यू और अपना जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सरकार उस तरीके से करती है ताकि हम सबको एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएँ, सबके खर्चे भी चल पाएँ। और जिस हिसाब से आप देखते होगे राशन वगैरह दिया जाता है, सिलेंडर पे सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे डिज़ाइन करते हो, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें आप पॉलिसीज़ में बनाते हो ये सब कुछ कि हाँ हमें इन इन जगहों पे सब्सिडी देनी है, इन इन जगहों पे खर्चा करना है। अब और बात करें दो तरीके की चीज़ें, जैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। टैक्सेस से क्या होगा, इनका रेवेन्यू जनरेट होगा और ये हमारे खर्चे हैं। अब ये किस हिसाब से चलेंगे, कैसे हमारा व्यय होगा और कैसे हमारा एक कर के थ्रू हमें रेवेन्यू मिलेगी, आय मिलेगी हमें। अब पहली बात करते हैं एक्सपेंडिचर। अगर वही मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमारा एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे। एक तरीके की जैसे ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, अगर हमें अपनी फिस्कल पॉलिसी को जैसे बढ़ावा देना है। अब जैसे आप बात करेंगे हम कि अगर रिसेशन वगैरह का टाइम है जहाँ पे मतलब सबको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सारी चीज़ें हैं कि मतलब उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जैसे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आती है, सोशल प्रोग्राम्स वगैरह लेके आती है, जिस हिसाब से जैसे हम बेरोजगारी भत्ता वगैरह देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट अगर हम लोग करेंगे, कहीं भी कुछ रहेगा तो उसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कराएंगे कहीं भी, तो लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेबर क्लास को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वहाँ पे एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में लेबर क्लास की पूरी ज़रूरत पड़ेगी जो ये सारा काम करे, मशीनरी भी एम्प्लॉय होगी, तो कितने लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो अगर कहीं पे हमें जहाँ पे अगर देख रहे हैं कि हमारे देश में रिसेशन आ रहा है, आर्थिक जो गिरावट हो रही है, उस टीम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि लोगों के पास अगर एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो इकोनॉमी में रोटेट होगा, वो इकोनॉमी में आगे खर्चा होना शुरू हो जाएगा। लोगों के पास पैसा होगा तभी तो खर्च करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, नौकरियों से। तो सरकार जो है नौकरियां इस तरीके से बढ़ाती हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट्स इस तरीके से, सोशल प्रोजेक्ट्स ऐसे डेवलप करती है, जैसे हम लोग बेरोजगारी भत्ता और ये सारी चीज़ें देती हैं, ताकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इकोनॉमी में पैसा रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अपना जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह का जनरेशन ज़्यादा करती है। ये होती है इसकी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर हम बात करें सरकारी व्यय के बारे में, अगर खर्चे के बारे में बात करें तो खर्चा कैसे बढ़ाना है, कब बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें। अब एक कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी है जिसमें हम अपने खर्चे जो हैं वो कम कर लेते हैं। वो कब करते हैं, जब इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि जब इन्फ्लेशन में, हमने मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब जो किसी चीज़ के प्राइसेस रेगुलरली बढ़ते रहते हैं, आज भी 10 रुपये बढ़ रहे हैं, कल भी 10 रुपये बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो बढ़ते रहते हैं। अब ऐसा ना हो कि प्राइसेस जैसे बढ़ते रह रहे हैं तो उसकी वजह से लोगों का क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर जो है उस टाइम पे क्या लोगों का बढ़ जाएगा। उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर जो होता है उसको वो कम करती है, ताकि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा तो लोगों का जैसे डिमांड हो रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा कम होने लग जाएंगी। वो एक कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी होगी कि जिसमें गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर कम करती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। लेकिन जब उसको एम्प्लॉयमेंट देना होता है तो अपने जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बढ़ाती है ताकि लोगों को जो है पैसा मिले और पैसा जो है इकोनॉमी में रोटेट होना शुरू हो और जो रिसेशन का टाइम पीरियड है वो खत्म हो। अब उसी हिसाब से टैक्स में, कर में भी दो चीज़ें होंगी, उसका भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी और उसकी भी एक कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी होगी। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होगा, जैसे कि अगर कर है, अगर लोगों के हाथ में उसको ज़्यादा पैसा देना है, कि मान लीजिए कि इकोनॉमी में पैसा उसको लगा कि कम है, तो अगर लोगों के हाथ में उसको ज़्यादा पैसा देना है तो क्या करेगी, अपने जो टैक्सेस हैं उसको जो है कम कर देगी ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आए। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा, हम मान लीजिए हर महीने जैसे हमें सैलरी मिलेगी, आप लोगों को भी आगे जब सैलरी मिलेगी तो आप हर महीने जो होगा अपना जो है इनकम टैक्स के लिए पैसा कटवाएंगे। अगर वो टैक्सेस हम अपने कम कर रहे हैं, मान लीजिए हर महीने में 5,000 रुपये कटवाती हूँ, अगर टैक्स रेट कम कर दिया गवर्नमेंट में तो मैं 3,000 में भी हो सकता है, 2,000 रुपये जो मेरे पास एक्स्ट्रा होंगे वो भी कहीं ना कहीं स्पेंड होंगे, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं सेव करूंगी। तो वो इकोनॉमी में रोटेट होगा पैसा। इकोनॉमी में अगर पैसा रोटेट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खर्चा हो रहा है सरकार में, वहाँ पे वो पैसा आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होगा। तो ये होती है हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें एक्सपेंशन के लिए पैसा इकोनॉमी में आ जाए। एक्सपेंशन का क्या मतलब होगा कि पैसा आए इकोनॉमी में। पैसा कैसे आएगा इकोनॉमी में, अगर हम टैक्सेस अपने कम कर लेंगे तो पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब यही कॉन्ट्रैक्टरी में, जिसमें हमको कॉन्ट्रैक्शन करना है, कम करना है पैसा।
अब पैसा इकोनॉमी में कैसे कम करेंगे? टैक्सेस अपने बढ़ा देंगे। जब हम अपने टैक्सेस बढ़ाएंगे तो हमारे, जैसे मान लीजिए अभी मैं 5,000 कटवा रही हूँ, कल को मुझे अगर टैक्सेस इन्होंने बढ़वा दिए तो मुझे 7,000 रुपये कटवाने पड़ेंगे। तो 7,000 रुपये कटवाने के लिए क्या रहेगा, मेरे पास 2,000 रुपये कम होंगे, तो मुझे अपने खर्चे उस हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे कि नहीं भाई अब मुझे यहाँ खर्चा नहीं करना है क्योंकि 2,000 रुपये तो कम आ रहे हैं, अब ये चीज़ नहीं खरीदूंगी इस महीने, अगले महीने खरीद लूंगी। तो अगर हम, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अगर एक्सपेंडिचर वाले टाइम पे अगर गवर्नमेंट को अपना करना है तो एक्सपेंशन के टाइम पे वो अपने खर्चे बढ़ा देगा और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वो अपने खर्चे कम कर लेगा। जब वो देख रहा है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो अपने खर्चे जो है कम कर लेगा। और वही चीज़ अगर टैक्स के बारे में बात करें तो टैक्स में एक्सपेंशन कैसे होगा? टैक्सेस में एक्सपेंशन, जब वो अपने खर्चे, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस कट करेगी तो इकोनॉमी में पैसा होगा। मेन मोटिव क्या है? इकोनॉमी में पैसा हो। इकोनॉमी में अगर पैसा होगा तो वो रोटेट करेगा, वो रोटेट करेगा मतलब एक मुझसे आपसे आपके पास जाएगा, आपके पास से आगे जाएगा, कहीं ना कहीं वो खर्चा होने लग जाता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से जाने लग जाता है। तो अगर ये पैसा इकोनॉमी में आएगा तो खर्चा होगा, कहीं ना कहीं तो चीज़ें होंगी ना, सबके पास पैसा आएगा। इसी तरीके से हम दुकानदार को पैसा देंगे तो दुकानदार आगे जो अपने जहाँ से उसने होलसेलर से माल लिया होगा उसको पैसा देगा, होलसेलर जो होगा वो मैन्युफैक्चरर को पैसा देगा, मैन्युफैक्चरर के पास पैसा आएगा तो वो और प्रोडक्शन करेगा। इस तरीके से इकोनॉमी में पैसा रोटेट होता है। और अगर मेरे पास पैसा आया, अगर मैं एक मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए तो मैं उसको और होगा ना कि यार मैं इसको अपने बिजनेस में लगाती हूँ और प्रोडक्शन करती हूँ चीज़ों का, और नहीं तो अगर मेरे पास बिजनेसमैन हूँ मैं, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं आज, चलो ये बिजनेस चल रहा है, अब इस पे आती हूँ, एक दूसरा बिजनेस से करती हूँ ताकि मुझे भी प्रॉफिट्स हो सब हो। तो इस तरीके से इकोनॉमी में एक्सपेंशन होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और पैसा जो है इस तरीके से पूरा रोटेट होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास पैसा आएगा, फिर वो अपने लेबर्स को पैसा देगा, मशीन्स खरीदेगा, मशीन के लिए पैसा देगा, जहाँ पे रह रहा है वो रेंट देगा, तो वो पैसा आया ना फिर से लोगों के पास, फिर यही लोग दोबारा से खर्चा करेंगे, फिर वो दोबारा से खर्चा होगा, फिर वो जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास। तो इस तरीके से इकोनॉमी में एक रोटेशन चलता है पैसे का। उस पैसे को कैसे आने, ये नहीं कि सब धर के अपने पास बैठ गए कि अपने पास रख लिया है, सेविंग कर ली, डिपॉजिट कर दिया, वो रख लिया, तो वो तो रोटेशन नहीं होगा ना। अगर एक सरकार के पास भी रेवेन्यू से सारा पैसा आ गया, वो भी अपना पैसा अगर नहीं खर्च करेगी तो पैसा पड़ा रह जाएगा, रोटेशन में नहीं आएगा वो पैसा। तो हमें मेन चीज़ होता है फिस्कल पॉलिसी में कि हम इस हिसाब से पॉलिसीज बनाएं ताकि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट वरा और इन्फ्लेशन वरा ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें और लोगों के पास भी पैसा आए और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब पूरे पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें। पहला पॉइंट क्या है? स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को स्थिरता रखना। अब स्थिर कैसे रहेगी अर्थव्यवस्था? जब हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो होगा मैनेज रहेंगे। अब जैसे घरों में भी होता है ना, आपके साथ भी होता होगा, जितने 10,000 रुपये अगर आपको 15,000 रुपये जो भी मिल रहे हैं उसी में आपको खर्चा करना है। अगर वही खर्चा अगर हम बराबर करेंगे कि मान लीजिए उसमें से 1,000 रुपये हमने सेव भी कर लिया और हमने बाकी पैसा खर्च भी कर दिया तो हमारी स्टेबलाइज रहेगा घर का खर्चा। अगर यही हमारे खर्चे ज़्यादा होने लगे तो हम क्या करेंगे भैया? बैंक के पास जाएंगे, हमको पर्सनल लोन दे दीजिए, नहीं तो अपने दोस्तों से कहेंगे भैया 1,000-2,000 रुपये उधार दे दो, अगले महीने वापस कर देंगे। तो वो स्टेबलाइज नहीं हुई। हमें इसके थ्रू क्या करना होता है? स्टेबलाइज करना होता है, उसको स्थिर रखना होता है। स्थिर रखेंगे मतलब जब हम अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करेंगे। प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी मैंने आपको बताया आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि कैसे होगी, किस तरीके से? जब इकोनॉमी में पैसा रोटेट होगा। पैसा रोटेट कैसे होगा? जब हम किसी और पे हम दुकानदार को देंगे, दुकानदार आगे होलसेलर, फिर मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर क्या करता है? चीज़ों को बढ़ाता है चीज़ों को। अगर जैसे बताया गवर्नमेंट अगर स्पेंड करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, इन सब जगहों पे एक्सपेंड करेगी, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आएगी, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इन सब चीज़ों से क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी GDP बढ़ेगी, सब रहेगा। मैनेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी अभी मैंने चीज़ें आपको बताई कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का डेवलपमेंट या अपनी पॉलिसीज ऐसे कुछ लेके आएगी, या फिर अपने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ये सब चीज़ें खोली जाएंगी जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट जो है अपना जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको मैनेज करती है। फिर इन्फ्लेशन, ये भी मैंने अभी आपको पॉइंट डिस्कस किया, इन्फ्लेशन कैसे मैनेज होगा कि जब वो अपने खर्चे जो है खींच लेती है। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन उसको भी आप कैसे मैनेज करते हैं? अब आप देखिए टैक्सेस का अगर आप देखेंगे, अगर इनकम टैक्स वगैरह हुआ या बाकी सारे जितने, इनकम टैक्स ही मेन सबसे ज़्यादा और कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स से ही सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज होते हैं। अब इसमें क्या रहेगा? अगर आप इनकम टैक्स का भी स्लैब देखें तो अभी जो नया स्लैब आया हुआ है उसमें क्या है?
5%, 10%, 15%, इस 20%, इस तरीके से बढ़ता है ना, कि मतलब जो गरीब है, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, गरीब तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उसको 5% देना हो, जिसके पास उससे ज़्यादा पैसा है वो 10%, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से बढ़ता है ना। तो अगर हम इस तरीके से उसको बढ़ा रहे हैं तो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कि जिसके पास जिस हिसाब से पैसा मिल रहा है उसको उस हिसाब से टैक्सेस देने हो। ऐसा नहीं है कि हमें 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो हम भी 20% देंगे, और उस जिस इंसान को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं वो भी 20% देगा। उससे क्या होगा, 5 लाख वाले पे ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, 10 लाख रुपए वाले पे इतना नहीं पड़ेगा, 5 लाख पे ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, उसकी इनकम कम हो जाएगी, उसके पास जो हाथ में इनकम बचेगी ना वो कम हो जाएगी, तो खर्चा करने के लिए कम हो जाएगी इनकम। इस तरीके से पूरा टैक्स स्लैब बनाया जाता है ताकि इनकम जो है प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो सके, सबके पास लगभग बराबर पैसा हो, ताकि जिस हिसाब से लगभग सबके पास ज़्यादा बराबर पैसा होगा तो वैसे ही वो एक्सपेंड कर पाएंगे। अगर इनकम बहुत ज़्यादा डिफर करेगी सब होगा तो गरीब इंसान गरीब ही रह जाएगा और अमीर होता चला जाएगा। इसलिए गरीबों को भी देखते हैं ना, जिन लोगों को भी जैसे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, गरीब हैं, सब कुछ है, उनको भत्ता दिया, इन्होंने मिनिमम वेज वगैरह भी रखा है, तो अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से रखी हुई है ताकि सबको पैसा मिले, सबके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आता रहे। अब फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ मिलके काम करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिस्कल पॉलिसी होगा, मॉनेटरी पॉलिसी भी साथ में वो रहता है कि मनी सप्लाई कैसे होगा। मनी सप्लाई कहाँ कौन देखता है, मनी सप्लाई हमारा मॉनेटरी पॉलिसी देगा। अब इसमें आपने देखा होगा सेंट्रल बैंक, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंट्रल बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता, हर देश का जो मेन बैंक होता है उसकी बात करी जाती है। जैसे यहाँ पे आरबीआई है, तो जो बैंक होगा वो भी साथ में जो है इसके वर्क करता है, बैंक के साथ हमारी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है, जिसमें आप रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी दोनों साथ में थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ फिस्कल पॉलिसी की वजह से ही हम एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन वगैरह जो है उसको कंट्रोल में ला सके, मॉनेटरी पॉलिसी भी उसमें पूरा ही वर्क करती है, क्योंकि दोनों की पॉलिसीज मेजर्स अगर बराबर होंगे तभी इकोनॉमी में जो पैसा होगा वो प्रॉपर तरीके से रहेगा और प्रॉपर जो है रोटेट हो पाएगा। ये हुई फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज में हम मेन चीज क्या पढ़ेंगे, अब आपने देखा गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, रेवेन्यू आएगा उसको टैक्सेस के थ्रू, और एक्सपेंडिचर जहाँ उसको खर्चा करना है सारी चीजें, ये सब चीजें किसमें पढ़ते हैं, बजट आने वाला है, बजट में देखेंगे कि किस हिसाब से कहाँ पे कैसे वो रेवेन्यू अपना मैनेज करेंगे। रेवेन्यू कैसे मैनेज करेंगे, जिसमें वो हमारे टैक्स के पूरे स्लैब्स देते हैं कि इन जगहों पे टैक्सेस होंगे, और बाकी अपना एक्सपेंडिचर जितने उन्होंने फॉर्म्स बताए कि हम यहाँ चीजें जो है खर्चा करेंगे पूरा, वो सारी चीजें किस में आएंगी, बजट में। तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, बजट और दूसरी चीज इकोनॉमिक सर्वे। तो नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहिए, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं जिसमें सबको डर भी लगता है और सबको मजा भी आएगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से इसको बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला सारी चीजें समझाई जाएंगी, ताकि आपको अभी जब बजट आए तो सारी चीजें क्लियर हो कि क्या क्या कैसे कैसे होना है। तो नेक्स्ट क्लास में इन सब चीज़ों में बात करते हैं। तब तक के लिए हमारी क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।